अरे कब से हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, घर पे नाश्ता बनाए हुए थे, जाना है, सोचे पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। बताइए, आपको खोजते खोजते हम यहाँ तक चले आए। अरे बाप मिली ना कि धरधारा आदि अकेले ही। अरे तुम ही ना बोली थी कि मम्मी के पेंशन में दिक्कत है, हमारा पापा के पेंशन में दिक्कत है। आपको याद भी नहीं, आज पेरेंट्स मीटिंग है, देखिए कितना लेट हो गया है। अरे गए थे तो आधा घंटा तो ब्रजभूषण भैया ही यहाँ, अच्छा। वो जो है डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद सिंह हैं, तो वो क्या किए ना कि लगे बातचीत करने पेंशन के बारे में। अरे बाद में पता चला वो पेंशनर मित्र भी कहे जाते हैं, वो पेंशनर समाज के लिए पूरा माने देख रेख करते हैं। तो फिर सारी जानकारी मिल गई। अरे तभी ये तो बोल रहे हैं ना तुम। अरे तुम बोली तो पहले देखो, तुम पढ़ी लिखी हो तो हम सोचे तुमसे मिलवा दे। अच्छा, तो हाँ बताइए ना, कहाँ मिलना है। हाँ तो वही बता रहे हैं। तो उन बोले तो हम कहे सर तनका हमारी पत्नी को भी बता दीजिए। अच्छा। तो वो क्या है, तो वो बोले कि हाँ ठीक है चलिए आप उनको लेकर के आइए। तो सुनो ऐसा करते हैं, उनको लेकर के हम बगीचा में रहते हैं और तुम क्या करो कि जाओ जल्दी सामान रख दो घर में, ताला लगा करके और बस 5 मिनट के अंदर आओ, समझ गई। तो वो सारा जानकारी दे देंगे। अरे नहीं देंगे तो पूरा पूछ लिया जाएगा। बिल्कुल, पूछ लिया जाएगा, नहीं कैसे बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसी लेकिन का काम तो करते हम हैं। मतलब पापा जी को मम्मी जी को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अभी सारी बात हम कैसे बतावे, पूछ लेना, तुम्हारे जो मन में है, हमारे जो दिक्कत है जान लेंगे। जाओ रख कर के आओ। अच्छा ठीक है, मैं बैग लेके आती हूँ। ताला लगा करके, हाँ जल्दी आओ, वही बगीचा में आना पीछे, है ना, उनको लेकर के रखे। चलो आओ जल्दी। महाशय ये है, हमारे पापा को जानते हैं, रिटायर होला 5 साल हो गया, दाएँ बाएँ पूरा घूम घूम के तबाह हो गई। पेंशन संबंधी जो है इतनी समस्या है, इतनी समस्या। हमारी पत्नी है ना, ओकरो जो है हमारे सासू माँ के विषय में देखे आ ही गई। अरे आओ आओ आओ, ये डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद सिंह सर है। अच्छा। नहीं बताया पेंशन वाला, तो सर पेंशन मित्र हैं। अच्छा। पेंशनर मित्र कहे जाते हैं, इसलिए सोचे सारी जानकारी इनसे ले ले, तुमको भी बता दे। तो हाँ, सर मेरे यहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रही है पेंशन के कारण। बस। जो किसी अगर हो गया है 4-5 साल नौकरी में भी गए हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि हमको पेंशन मिलेगा, उससे पहले ही फॉर्म, जब से नौकरी में जाना चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, तब से ही हमें पेंशन का फॉर्म भरना चाहिए, या फिर बाद में रिटायरमेंट होने के बाद। अच्छा सर, हमको सर्वप्रथम ये बताया जाए, आखिर हमारा मन में ये आ रहा है कि पेंशन योजना जो है, आखिर पेंशन ये आखिर योजना है क्या, ये कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे इसमें क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमको विस्तार से बताइए। पेंशन योजना नहीं कहा जाएगा। पेंशन योजना जो है 2004 से लागू हुआ है और भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है और विभिन्न प्रदेशों में भी लागू हो ही गया है। उसके पूर्व मैं चाहता हूँ, सरकारी सेवक जो 30 वर्षों, 32 वर्षों, 35 वर्षों, 38 वर्षों का सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे शिक्षक के रूप में हो, अभियंता के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, रिटायर्ड IAS के रूप में हो, जो भी हो, लेकिन सरकारी नौकरी अगर करते हैं, भारत सरकार में नौकरी करते हैं या प्रदेश में नौकरी करते हैं, बिहार राज्य में नौकरी करते हैं, तो उनको पेंशन की सुविधा ये है। यह योजना जो है 2004 से समाप्त कर दी गई, ये अलग बात है, लेकिन वैसे पेंशनधारी जो सेवानिवृत्त अभी भी हो रहे हैं, उनको पेंशनों से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। मुख्य रूप से पेंशनधारी को जो सेवा से मुक्त हुए हैं, अवकाश ग्रहण किए हैं। अब समस्या यह है कि पेंशनधारी को स्वयं जागरूक होना होगा। अगर सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व सेवा पुस्तिका को संबंधित विभागाध्यक्ष के पास वो जमा कर देते हैं, तो वह संबंधित विभागाध्यक्ष का यह दायित्व बनता है कि उस पेंशन से संबंधित कागजातों को महालेखाकार कार्यालय पटना भेज दिया जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और आती है बातें कि ये तो सरकारी क्षेत्रों में है, 2004 से पहले जो लोग भी सेवा में रहे हैं जी, तो उनको पेंशन का अधिकार है जी। 2004 के बाद वालों के लिए क्या प्रावधान है? 2004 वालों के लिए है क्या कि 2004 से, आपको मैं साधारण एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाइएगा। एक परिवार में 2 बहन और 2 बहन में एक जो है IAS कर गई, वो 2003 ईस्वी में IAS हुई। उन्हीं की एक बड़ी बहन 2004 में
प्रोफेसर हुई दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन 2004 में जो बड़ी बहन सुजाता नाम है, उस सुजाता जी पेंशन से वंचित कर दी गई, इसलिए कि 2004 में सेवा मिली। तो 2003 वाले को पेंशन की सुविधा उपलब्ध है, 2004 वाले को पेंशन की सुविधा उपलब्ध उतना नहीं है जितना कि पूर्व में 2003 तक जो है वो है। अच्छा, क्या निजी क्षेत्रों में भी पेंशन की व्यवस्था हाँ, है? निजी क्षेत्रों में पेंशन की व्यवस्था है, लेकिन बहुत कम राशि दी जाती है, 2000, 3000, 4000 रुपया दी जाती है। वह पेंशनधारियों के लिए, मुख्य रूप से वृद्धों के लिए उतना अच्छा नहीं लगता है बढ़ती महंगाई में, इसलिए कि महंगाई जो है सभी लोग जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। तो 2000, 3000, आपको वृद्धावस्था पेंशन की बात मैं कर रहा हूँ, वृद्धावस्था पेंशन जो है 500 रुपया दिया जाता है, 30 दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। तो 500 रुपया का आप सोच सकते हैं कि वृद्ध लोग जो बुजुर्ग हैं उनकी कैसे है, जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारी व्यवस्था है। लेकिन अब सवाल है कि हमारे यहाँ पेंशनधारियों की संख्या लगभग बिहार प्रदेश में लगभग 4 लाख का होने जा रहा है और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कम है। और आने वाला समय में यह होगा कि कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, पेंशनधारियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी आने वाला समय में। इसलिए जो है पेंशनधारियों को जागरूक होना होगा। जब तक पेंशनधारी खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक समस्या बनी की बनी ही रहेगी, यह जान लीजिए। तो सर, सरकारी नौकरी में ही सिर्फ पेंशन मिलती है या फिर प्राइवेट नौकरी में भी? सरकारी नौकरी में पेंशन की सुविधा, मान लिया जाए कि अगर सरकारी नौकरी में 100 रुपया वेतन है तो सेवानिवृत्ति के बाद 50 रुपया हो जाता है पेंशन, और उनकी मृत्यु के बाद यानी फैमिली पेंशन 30 रुपया हो जाता है। फैमिली पेंशन जो है 30% मिलता है, पेंशनधारी को 50% पेंशन मिलता है मूल पेंशन, और उस पर जो महंगाई राहत जैसे जैसे भारत सरकार बढ़ाती है, सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता की घोषणा महंगाई राहत की घोषणा करती है, जनवरी महीना में और जुलाई महीना में। तो सर, जैसे मैं जो पेंशन जिसको मिल रही है, वो जो पहले से नौकरी में आ गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर नौकरी में जो कर रहे हैं, उसको क्या पहले साल से ही उसकी फॉर्म भरनी चाहिए या फिर रिटायरमेंट होने के बाद? न, सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व पेंशनधारी का यह दायित्व बनता है, पुनीत दायित्व बनता है कि संबंधित विभाग में, जिस विभाग में नौकरी करते हैं, अगर शिक्षक हैं तो शिक्षा विभाग में अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ सेवा पुस्तिका जमा कर दें, अगर पुलिस विभाग में हैं तो पुलिस अधीक्षक के पास जमा कर दें, अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, विभागाध्यक्ष हैं, उनके पास पेंशन से संबंधित पेंशन पेपर होता है, वो 3 प्रतियों में भरा जाता है, 1 प्रति विभाग में रहता है, 1 प्रति कोषागार में रहता है और 1 प्रति जो है महालेखाकार के यहाँ भेजा जाता है। तो वैसी स्थिति में पेंशनर को खुद जो है समझना होगा, खुद जो है विभाग से संपर्क करना होगा, और विभाग में जब आप जमा कर देते हैं तो विभाग का, संबंधित विभाग का यह दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि पेंशनधारियों को एज यूजुअल में जो है वो हम महालेखाकार कार्यालय में है जो सेवा पुस्तिका भेज दें। तो सर, जो पेंशन लेने के लिए जिसको मिल जाती है, जो लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जैसे अकाउंट में ही आ जाता है या फिर लेने के लिए नहीं, अकाउंट में अब तो बहुत सरल हो गया है। मैं आपको बतला दे रहा हूँ, मेरे पिताजी 84 में सेवानिवृत्त हुए शिक्षक के पद से जी। तो उस समय जो है कोषागार से पेमेंट होता था पेंशन। 8 वर्षों तक वो बिहार से नालंदा में पेंशन लेते रहे कोषागार से, लेकिन फिर जो है उनका ट्रांसफ़र भारतीय स्टेट बैंक शाखा परवपुर नालंदा कर दिया गया। तो अब तो जो है डायरेक्ट जो है अकाउंट में ही पैसा चला जाता है, बहुत सुविधा हो गई है। पेंशनधारियों को आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले जो समस्या थी, वर्तमान समय में मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि पेंशनरों की समस्या बहुत नगण्य हो गई है, कम हो गई है। लेकिन एक चीज़ है कि पेंशनरों को जागरूक होना होगा, तब जो है समस्या है जो नहीं रहेगी और बहुत हद तक जो है समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। सर, जैसे पेंशन जो जिसको तो मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको 2-3 महीना नहीं मिला है, मतलब लेट मिल रहा है, तो सर उसके लिए कहाँ जाना चाहिए? पेंशन अगर हमारे पेंशनधारी जो हैं वो विभिन्न बैंकों से लेते हैं। अच्छा। स्टेट बैंक से लेते हैं, सेंट्रल बैंक से लेते हैं, इलाहाबाद बैंक से लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक से लेते हैं, देना बैंक से लेते हैं। जो बैंक सक्षम है उस बैंक, जहाँ पेंशनधारी जिस बैंक से चाहते हैं, जहाँ उनकी सुविधा है उस बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
अगर मान लिया जाए कि पेंशन बंद होता है पेंशनधारियों को, तो उसका मूल रूप से कारण है कि नवंबर महीना में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है साल में एक बार पेंशनधारियों को। अच्छा। तो वो जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, फलस्वरूप दिसंबर महीना से पेंशन उनको बंद कर दिया जाता है। इसलिए कि पेंशनधारी जो है जीवित हैं कि नहीं, या मान लिया जाता है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं तो संभव है कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन मतलब जीवन पत्र पर साल बना करके उन्हें जमा करना पड़ता है। प्रत्येक साल नवंबर महीना में प्रत्येक पेंशनधारियों को संबंधित बैंक में या संबंधित कोषागार पदाधिकारी के कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। जीवन प्रमाण पत्र वो कहाँ से बनवाते हैं? जीवन प्रमाण पत्र पहले तो बहुत मुश्किल था, पहले इतनी परेशानी थी कि जीवन प्रमाण पत्र जो है संबंधित डॉक्टर जो है गैजेटेड ऑफिसर वो देते थे, लेकिन अब जो है स्वतः जो है पेंशनधारी जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित प्रपत्र होता है उसको भर के जमा बैंक में कर देते हैं। बैंक का जो मैनेजर हैं, शाखा प्रबंधक है वो पीपीओ देखते हैं। उसके बाद जो है वो संतुष्ट जब हो जाते हैं तो जीवन प्रमाण पत्र जो है उनको मान लिया जाता है कि जीवित हैं पेंशनधारी और उनका पेंशन चालू कर दिया जाता है। वैसी स्थिति में जब पेंशन की राशि बंद कर दी जाती है तब। अच्छा, कहने का तात्पर्य है सर कि जैसे अगर बैंक में ही प्रमाण पत्र बन जाती है जीवन प्रमाण पत्र, वहाँ फॉर्म लेकर के भरिए, जीवन पत्र बनवा लीजिए। जिसको भी 3-4 महीना से पहले नहीं मिला है वेतन, वो जा करके जीवन प्रमाण पत्र जमा करके अपना पेंशन चालू कर देते हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी कोई राशि निश्चित की गई है, ये न्यूनतम है कि इतना पेंशन दिया ही जाएगा? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ 1986 ईस्वी में पेंशन का रिवीजन हुआ, वेतन का रिवीजन हुआ। तो 86 में 375 रुपया जो है मासिक पेंशन जो है न्यूनतम पेंशन जिसको कहा जाए वो था। 1986 से 10 जोड़ दीजिए तो 96 होगा, तो 375 वाला 1275 रुपया न्यूनतम पेंशन हो गया। अच्छा। उसके बाद 2006 में जो रिवीजन हुआ पेंशन का वो 3500 रुपया न्यूनतम पेंशन हो गया, और 2016 में जो सप्तम पेंशन पुनरीक्षण हुआ है वो 9000 रुपया हो गया है। 375, 1275, उसके बाद 3500, उसके बाद वर्तमान समय में 9000 रुपया न्यूनतम पेंशन है, और 34% मूल पेंशन का जो है महंगाई राहत दिया जाता है, प्लस जोड़ के 1000 चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। यह पेंशनधारी को न्यूनतम पेंशन मैं बोल रहा हूँ, इससे कम देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी कि उनका वेतन जो भी रहा हो, लेकिन ये है कि न्यूनतम को देना है। न्यूनतम ये कैसे निर्धारित की जाती है? वो फिक्स कर दिया गया है, भारत सरकार से बिहार सरकार से निर्धारित कर दिया गया है। इससे कम किसी भी पेंशनधारी को कम पेंशन दे नहीं होगा। अब आइए उच्चतम वेतन में, तो उच्चतम वेतन जो है अभी मान लिया जाए कि मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी जिसको कहते हैं उनका 2,25,000 रुपया मूल वेतन है। हाँ। तो 2,25,000 रुपये मूल वेतन है, तो जो चीफ सेक्रेटरी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं या उनके समकक्ष समतुल्य वेतनमान से सेवानिवृत्त हुए हैं उनका 1,12,500 रुपया मूल पेंशन हुआ, और उस पर 34% महंगाई राहत दी है। तो यही जो है जिस वेतनमान से सेवानिवृत्त हुए हैं उस वेतनमान का 50% से कम पेंशन दे नहीं हुआ। ये 22 दिसंबर 1999 का पत्र है वित्त विभाग बिहार सरकार का। अच्छा, एक दिक्कतें आती है, जैसे इनकी माँ को, मेरे पापा को रिटायर हुए 5 साल हो गए जी, लेकिन आज भी दौड़ लगाना पड़ रहा है पेंशन के लिए कि हाँ नहीं हो पा रहा है। क्या करें, किस अधिकारी के पास सुनिश्चित तौर पे जाएं, ऐसे लोग जो भटक रहे हैं जहाँ मिल जाए? उसके लिए साधारण बहुत अच्छा है सूचना का अधिकार। अगर आप पेंशन पेपर जमा कर दिए हैं विभाग में और उसके बावजूद भी जो है वहाँ परेशानी हो रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सूचना का अधिकार के अंतर्गत आप मांगिए, तब जो है यह जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अच्छा, पेंशनरों को सर किन किन प्रकार की समस्या होती है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमको अभी वर्तमान समय में जो है पेंशन पुनरीक्षण की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। रिवीजन जिसको कहते हैं, प्रत्येक 10 साल पर पेंशन का रिवीजन होता है, वेतन का रिवीजन होता है। तो वेतन का रिवीजन होता है तो विभाग में काम करते हैं, विभाग के माध्यम से हो जाता है, इसलिए कि वो नौकरी करते हैं, उनका दबदबा बना रहता है। लेकिन पेंशनरों जब पेंशन जो है रिटायर कर जाते हैं तो वो घर पर रहते हैं, गांव में रहते हैं,
तो गांव में रहते हैं, नीरा देहात में रहते हैं, वैसी स्थिति में उनको जानकारी नहीं होती है कि पेंशन पुनरीक्षण कब हुआ, कहाँ क्या करना है। वैसी स्थिति में उनको जो है विभाग से संपर्क स्थापित करना चाहिए और विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय सेवा पुस्तिका के साथ जमा करना चाहिए, तब जो है पेंशन पुनरीक्षण उनका रिवीजन होगा। बहुत सारे ऐसे पेंशन अभी भी हैं जिनको जानकारी नहीं है कि मेरा पेंशन मूल पेंशन कितना है। अच्छा सर, जो पेंशन में समस्या आने में ना हो, इसमें किन किन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय समय पर पेंशन आते रहे? उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो है पेंशनर समाज से जुड़िए। अच्छा। बिहार पेंशन समाज से जुड़िए। महाशय, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो पेंशनर लोग हैं उनकी समस्या के निदान हेतु क्या कोई सरकारी जो है व्यवस्था है जहां वो अपनी समस्या रख सके, उनकी समस्या को जी समझा जी सके? जी, प्रत्येक जिला में पेंशन अदालत की व्यवस्था है और पेंशन अदालत में पेंशनरों से संबंधित जो भी शिकायत है जिला पदाधिकारी उसका निष्पादन करते हैं। तो जो भी पेंशनधारी की समस्या है वो संबंधित जिला पदाधिकारी से, कलेक्टर साहब से मिलें। वहाँ पेंशन अदालत महीना में एक बार लगाया जाता है, तब जो है वहाँ समस्या का समाधान सुनिश्चित हो जाता है। ऐसा देखने को, मेरा अनुभव बतलाता है, ऐसा देखने को प्राय मिलता है। तो सरकारी व्यवस्था में सर किन किन, मतलब जो हमारे लिए सरकार क्या क्या व्यवस्था कर रही है ताकि पेंशन धारियों को दिक्कत ना हो? अब तो सरकारी व्यवस्था बहुत हद तक बहुत ठीक हो गया है। जी। अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए डायरेक्ट पेंशनधारी है जो बैंक में जाइए, वहाँ जमा कीजिए और काम हो जाएगा। अगर आप नहीं आ सकते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, पेंशन पटना से लेते हैं, तो आप है जो ईमेल से भेज दीजिए बैंक में, तब आप जीवन प्रमाण पत्र जमा हो जाएगा। अब बहुत सुविधा अच्छी हो गई है। मैं इसका स्वागत करता हूँ सरकार को कि पेंशनधारियों के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पेंशनधारियों को अपनी समस्याओं के बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए कि जब तक आप खुद नहीं जागरूक रहिएगा, खुद नहीं जानिएगा, तो अपनी समस्याओं को जब तक कहिएगा नहीं तो दूसरा आदमी बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। इसलिए सरकारी तौर पर बहुत हद तक जो है काबू पाया गया है और इसकी समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो सर महाशय, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि ठीक है, सरकारी जो सेवक थे उनके लिए तो पेंशन की व्यवस्था है, लेकिन बात आती है कि ऐसे लोग जो जन सामान्य हैं, क्या ऐसे सरकारी तौर पे उनके लिए व्यवस्था की गई है? जन सामान्य के लिए तो व्यवस्था नहीं ही की गई है। वैसे वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, 500 रुपया मासिक रूप से मिल रहा है। तो 500 रुपया मासिक पेंशन जो है योजना, यह मुझे लगता है कि बड़ा कम है, नगण्य है। इसलिए कि 30 दिन में 500 रुपया अगर वृद्ध को दिया जाता है तो इसको नगण्य नहीं माना जाएगा। और जेपी आंदोलन से उपजे जो हैं उन लोगों को पेंशन की सुविधा दी जाती है। अब बाकी पुराने जो है पेंशनधारी जो भारत स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, तो वैसे लोग बहुत कम ही बचे हुए हैं मेरे जानते। तो वैसी स्थिति में मुख्य रूप से जो निष्कर्ष के रूप में मैं आता हूँ, तो पेंशनधारी उन्हीं को माना जाता है जो भारत सरकार के कर्मचारी रहे हों या बिहार सरकार के प्रदेश के कर्मचारी रहे हों। मुख्य रूप से पेंशन की सुविधा उन्हीं को दी जाती है। सर, जैसे कि जिसको पेंशन कब मिल रही है वो उसके बढ़ाने के लिए पेंशन मतलब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे जिससे उसकी पेंशन में बढ़ोतरी हो? उसमें है क्या कि जो आप पेंशनधारी हैं, तो जो महालेखाकार कार्यालय से पूर्व में जो आपको प्राधिकार पत्र निर्गत हुआ है उसको और एक आवेदन पत्र जो है विभाग में देना होता है। और विभाग जो है, जिस विभाग से आप सेवानिवृत्त हुए हैं उस विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा महालेखाकार कार्यालय में आवेदन पत्र को भेजा जाता है। और आवेदन पत्र जब महालेखाकार कार्यालय जब चला जाता है तो महालेखाकार कार्यालय में यह गणना की जाती है कि यह जो पेंशनर है वो किस पोस्ट से रिटायर किया है। तो उस जिस पोस्ट से रिटायर किया है उसका 50% से कम पेंशन दे नहीं होगा। यह जो है एक तरह का नियम बना हुआ है और उसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। सर, आप इतनी अच्छी जानकारी दिए
बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ और है कि जाते जाते हमारे जो पेंशनर भाई बहन हैं, ग्रामीण भाई बहन हैं, जो कार्यक्रम हमारे देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी पेंशनधारियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सत्य की दिशा में हजार हजार शास्त्रों का उतना मूल्य नहीं होता जितना मूल्य अपने द्वारा उठाए गए एक कदम का होता है। और इसकी फिक्र मत कीजिएगा कि रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि बड़े से बड़े रास्ता भी एक एक कदम करके पूरे तय किए जा सकते हैं। आपने इतनी अच्छी अच्छी संदेश दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन के फेजर रोड पटना 8,01,000 और हमारी मेल आईडी है directorddk.patna@gmail.com। तो प्यारे ग्रामीण भाई बहनों, इसी के साथ हमें और हमारे सारे सदस्यों को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में किसी खास अंक के साथ, किसी खास विषय पर। तब तक के लिए लोकगीत का आनंद लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। प्रथम मास आषाढ़ बरिस घरे घटा घन घोर है। सावन श्याम बिना घर सुना, मदन भरल तन जो रहे, मदन भरल तन जो रहे, मदन भरल तन जो लागे भयावन, भादोरन लागे भयावन, सेज लागे जैसे सूरहे। आसीन आस भैले निरास, पियवा त डुमरी के फूल है, पियवा त डुमरी के रतिया लागे पहाड़ है, माघ थर थर गात कांपे, पियन
फागुन रंग खेले पिया संग हंसी हंसी गावे फाग है चैत चंपा बेली फुलाई मोरा तधन के आग है मोरा तधन के आग है तलफी घुघुरिया हिया तल भावे सखी बैसा